तापमिति में प्रश्न और न्यूमेरिकल्स देखने से पहले उसके अंदर यूज़ में आने वाली बेसिक चीज़ें हम पहले क्लियर कर रहे हैं। इसके अंदर ये बेसिक चीज़ आपको सभी को क्लियर होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर रहता है तो 10 मिनट देख लीजिए साहब, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे आपने पदार्थ की तीन अवस्थाएं सबने जनरली सुनी होंगी, ठोस, द्रव, गैस। इनका आपस में चेंज क्या होता है, कैसे होता है, उन प्रक्रियाओं का नाम क्या होता है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो 2 मिनट आप शांति से बैठें, शांति से, फिर देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ है, ठोस अवस्था में है, कह सकते हैं इसे, है ना। और यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, ये किस में अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो अगर ठोस अवस्था में जैसे बर्फ़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये द्रव में बदल जाता है। और वही बात अगर द्रव को ताप कम किया जाता है, जैसे हम फ्रीज़र में रखते हैं, तो पानी किस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे हम पानी से समझ रहे हैं, बाकी आप उदाहरण में कोई भी तत्व हम किसी का भी ले सकते हैं, है ना। ये केवल समझने के लिए हमने पानी की लिया है, ताकि उसको द्रव से ठोस, ठोस से गैस सभी हम समझ सकें, है ना। देखो यहाँ पे जब अगर द्रव से ठोस में बदला जाता है, यानी कि पानी को हमने फ्रीज़र में रखा और ठोस हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। सीधी सी बात है ना। तो इसको हिंदी में कहेंगे जमना, है ना। इसको एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आगे परिभाषाएं सारी बताई हैं। ये केवल मैं एक बार आपको बेसिक बता रहा हूँ, ताकि इसका फिर आगे अपन समझेंगे, है ना। तो ये है आपके जमने की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, पानी को जैसे हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है ना। यानी कि द्रव से ठोस में चेंज होना। अब अगर बात होती है ठोस से द्रव में जाना, ये जैसे ठोस से द्रव में जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, पानी, बर्फ़ पानी में चेंज हो रहा है, यानी कि गलना। तो ये क्या कहलाएगा, गलना। क्लियर। अब बात करते हैं हम, जैसे द्रव है, द्रव से अब किस में बदल गया, अब द्रव को और हमने ऊष्मा दी, ताप इसका अधिक किया, तो ये क्या हो गया, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, है ना। और वापस अगर हम बात करते हैं इसी भाप को, अगर हम कहीं ठंडे पात्र पे, ठंडी जगह पे धीरे धीरे कूल डाउन करते हैं, तो वापस भाप किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है ना। तो कहने का मतलब गैस से द्रव और द्रव से गैस। तो द्रव से गैस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वाष्पन, है ना, वेपराइजेशन बोलते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया। और वापस अगर इस भाप को हम पानी में बदलते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं हम संघनन। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आगे बताऊंगा, थोड़ा शांति रखें, सभी आपको मिल जाएगा। तो द्रव से गैस में बदलना वाष्पन, और गैस से द्रव में बदलना संघनन। क्लियर। ये क्या होता है, इनकी परिभाषाएं भी आगे एक्सप्लेन करी हुई मिल जाएंगी आपको, शांति रखें। हाँ, अब देखो, द्रव और ठोस की बात कर ली हमने, द्रव और गैस की बात कर ली हमने। अब बात आती है ठोस से गैस या गैस से ठोस, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो ये आप शांति से देखें, और ये इन पे क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ठोस से गैस, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठोस से द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कपूर होता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आयोडीन होता है। इसको अगर आप ताप देते हैं, जैसे कपूर आप सभी ने देखा होगा, पूजा वगैरह में हम काम में लेते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम आग लगाते हैं तो कपूर सीधा जल के गैस बन के उड़ जाता है, उसमें लिक्विड नहीं बनता, सीधा जल जाता है ना। तो बर्फ़ से यहाँ पे आप सीधा ऐसे न लें कि यार बर्फ़ गैस में कैसे बदल गया, बर्फ़ तो पहले पानी में बदलता है। यहाँ पे हम ठोस द्रव गैस को समझ रहे हैं, यहाँ पे केवल समझने के लिए हमने ये चित्र लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठोस से गैस में कौन बदलता है, कपूर है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आयोडीन होता है ना। तो ठोस का सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, और गैस का ठोस में बदलना, कई नाम है इसके, कोई कहता है सफ़ेद पाला, कोई कहता है कहीं पे आप उसको होवर फ्रॉस्ट, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डीपोजिशन। क्लियर। तो ये आपका गैस से ठोस में बदलना होता है। तो गैस से ठोस में कौन बदलता है साहब, तो यहाँ पे ये जैसे आप इसको समझ सकते हो कि अगर बहुत मॉइस्चर वाली गर्म हवा है ना, मॉइस्चर वाली बहुत गर्म हवा है, उसको आप अचानक से एकदम फ्रीज़र में या ठंडी एकदम स्थल पे अगर आप उसको छोड़ते हो, गर्म मॉइस्चर हवा को, तो अचानक से वो जो हवा होती है, जो गैस होती है, वो मॉइस्चर वाली जो गैस होती है, वो सीधा किस में बदल जाती है, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में बदल जाती है। इसका मतलब वो गैस जो थी आपकी डायरेक्ट किस में बदल गई, ठोस में, है ना। तो गैसीय अवस्था से सीधा किस में आ गए आप, ठोस अवस्था में। ये कम देखने को,
तो ये है गैस से ठोस अवस्था में बदलना, है ना। अब इसकी परिभाषाएं हम देख रहे हैं, तो देखिए, वाष्पीकरण, जल की मुक्त सतह से द्रव का वाष्पित होना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि द्रव से गैस में बात की थी, वहाँ पे वाष्पन की बात की थी, वही बात हो रही है। वाष्पीकरण में द्रव की मुक्त सतह से अणुओं का पलायन होता है। यह प्रक्रिया सभी तापक्रम पर होती है, लेकिन तापक्रम अधिक होने पर यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जितना ज़्यादा ताप होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी तेज हो जाएगी, लेकिन सभी तापक्रम पर यह प्रक्रिया चलती रहती है ना। वाष्पीकरण से ठंडक होती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, डेली लाइफ में आपके इसके कई एग्जाम्पल आते हैं। तो वाष्पीकरण से ठंडक होती है क्योंकि वाष्पीकरण में उच्च गति वाले अणु पलायन कर जाएंगे। बचेंगे कौन का मतलब, उच्च गति वाले अणु तो पलायन कर गए, तो जो औसत सभी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा निकलती है, हर एक की अलग अलग निकालने तो नहीं बैठ सकते आप, तो औसत जो निकलता है वो औसत आपका जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कम होती है, तापक्रम भी कम हो जाता है। यह आप जानते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी ताप भी उतना ज़्यादा होगा। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कम हुई तो ताप भी कम होगा, है ना। इसका डेली लाइफ में आप क्या एग्जाम्पल देखते हैं, कई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप नहा के निकलते हैं तो आपको ठंडा लगता है ना। तो ये वही बात है, सारा कंसेप्ट यही है जो 2 लाइनों में यहाँ पे हमने लिखा है, वही कंसेप्ट है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे गर्मियों में मिट्टी के घड़े हम यूज़ में लेते हैं ना, तो वो भी यही कंसेप्ट लगता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी, तो ध्यान रखें, है ना। अब बात करते हैं गलन या पिघलना या और जमना, है ना। तो पिघलना और जमना हमने देखा था, किस में बात की थी हमने, द्रव से ठोस और ठोस से द्रव में, है ना। जब ठोस से द्रव में बदलता है तो गलना, और द्रव से ठोस में बदलता है तो जमना। तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलना कहलाता है, और इसी की विपरीत प्रक्रिया जमना या फ्रीजिंग कहलाती है। जब बर्फ पर दाब आरोपित करते हैं तो यह पिघलता है, और दाब हटा देने पर यह पुनः जम जाता है। यह प्रक्रिया पुनर्हिमापान यानी रिजलेशन कहलाती है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे शब्द आप ध्यान रखिए करें, बेसिक सी चीज़ें हैं, कहीं भी काम अटक सकता है आपका, तो आप ज़रूर इसको चाहें तो एक जगह नोट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाती है ना। तो अगर आप अपने नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छे से बनाएं, जहाँ भी नोट्स बनाएं हर जगह टॉपिक को लिखें, और कुछ जगह ऐसी रखें ताकि आपको कहीं कोई नई चीज़ ऐड करनी पड़े तो वो आप इजीली ऐड कर सकें, है ना। क्योंकि नोट्स केवल एक क्लास में नहीं काम आते, जीवन भर अगर आप जब तक ये पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तक आपके वो नोट्स सालों साल आपके काम आने वाले हैं। ओके साहब, आगे देखें। ऊर्ध्वपातन में कब बात की थी हमने, जब ठोस से गैस में बदलता है ना। सीधा ठोस किस में बदल जाएगा, गैस में, तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठोस का सीधे ही वाष्प में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब क्वथन बिंदु गलन बिंदु से कम होता है तब ऊर्ध्वपातन होता है। एक बर्फ का टुकड़ा चंद्रमा की सतह पर बहुत कम दाब के कारण भाप के रूप में ऊर्ध्वपातित हो जाता है। यानी कि आप चंद्रमा पे ले जाके बर्फ को गर्म करेंगे तो सीधा ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि भाप में बदल जाएगा सीधा ही। दिए गए तापक्रम पर किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान को सीधे ही ठोस से वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा का उस ताप पर ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहलाती है। इसके और भी कई उदाहरण हमने बात की थी, कपूर, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन आदि जितने भी हैं, ये सब इनको आप अगर गर्म करते हैं या जलाते हैं तो सीधा ये क्या होता है, लिक्विड में बदल के सीधा गैस में बदल जाते हैं। ओके। सफ़ेद पाला या होवर फ्रॉस्ट यानी कि इसी का उल्टा, जब गैस को सीधा आप किस में ठंडा करो तो द्रव में न बदल के सीधा किस में बदल जाती है, ठोस में, है ना। तो वाष्प का ठोस में बदलना सफ़ेद पाला कहलाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपतन की विपरीत प्रक्रिया है। उदाहरण, बादलों के जमने के कारण हिम का बनना, है ना। इसी के उदाहरण कई भी हैं, हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था, उसमें भी देखा था, है ना, कि गर्म हवाओं को अचानक से आप जैसे एकदम ठंडा सा वातावरण मिलता है तो तुरंत क्या होती है, वो मॉइस्चर एक वाली एकदम गर्म हवा छोटे छोटे आइस क्रिस्टल उसमें जम जाती है, इसी को हम पाला जमना भी कहते हैं, है ना। अब देखो इसके अंदर बहुत सी काम की चीज़ आती है। एक ये जितना भी था ठोस का द्रव, द्रव से गैस, गैस से जो भी चेंजेस हैं, सारी प्रक्रियाओं के नाम हमने ले लिए हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सारा आप एक चार्ट बना के आप आराम से लाइन से सब एक जगह लिख सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, आगे देखो इसके अंदर दो चीज़ें बात आती हैं, एक होता है वस्तु का गलनांक और एक होता है क्वथनांक, है ना। तो गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से
द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम गलनांक कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित गलनांक होता है ना, सभी का अलग अलग होता है लेकिन उस पदार्थ का एक निश्चित गलनांक होता है जो दाब पर निर्भर होता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होता है। ये दो बहुत मेन कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। दाब बढ़ाने पर गलनांक तो कम होता है लेकिन दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है ना। तो क्वथनांक क्या होता है, तो जिस ताप पर द्रव अवस्था में स्थित पदार्थ गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है आपका, घर में सीटी मारने वाला प्रेशर कुकर, है ना, जो हर किसी को सीटी मारता रहता है बेशरम, वो क्या है, प्रेशर कुकर, है ना। क्यों यूज़ में लेते हैं, देखो वैसे एक्चुअल में बताऊं तो प्रेशर कुकर में खाना कहीं बहुत ज़रूरी होता है तभी बनाना चाहिए, बाकी आप मिट्टी के बर्तन में या हांडी में जो बनाते थे उसका खाने का स्वाद अलग होता है। वो खाना साइंटिफिकली भी बहुत शुद्ध होता है, अच्छा होता है, प्रेशर कुकर से नहीं बनाना चाहिए। लेकिन देखो अब, हाँ अपन यहाँ बात करते हैं साइंस की। तो यहाँ पे देखो प्रेशर कुकर का यूज़ क्या है, ऊंचे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये आप इमेजिन करेंगे, यहाँ पे एक चोटी पे आप बैठे हैं, है ना, और कोई यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे कोई खाना पका रहा है और एक खाना यहाँ पका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो समझ लो कि यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, यहाँ पे भी खिचड़ी बन रही है। तो इन भाई साहब जो नीचे हैं उन्होंने तो खिचड़ी बनाई, है ना, चावल लिए, उसमें मसाला डाला, पानी डाला और उसको साधारण कढ़ाई में बना रहे हैं ना। प्रेशर कुकर अभी इजाद नहीं हुआ है, प्रेशर कुकर के बारे में किसी को पता नहीं है सपोज, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो वायु दाब अधिक है क्योंकि ये नीचे हैं, तो इतनी सारी वायु का दाब यहाँ पे इन पे लग रहा है। तो इस कारण जो पानी का क्वथनांक है वो तो जितना होना चाहिए उतना ही है। उस कारण इसके चावल इजीली इनके पक गए और इनकी खिचड़ी अच्छे से बन गई। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं इस पहाड़ी की चोटी पे, इस पहाड़ी की चोटी पे जब वही इंसान या कोई और खिचड़ी बना रहा है तो उन्होंने उतने ही चावल लिए, उतना ही पानी दिया, उतना ही मसाला लिया, लेकिन आप देखते हो कि चावल यहाँ पे पक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है। तो पहाड़ी पे ऊंचाई पे जाने पे वायु का दाब घट गया जिस कारण क्वथनांक भी घट गया। जिस कारण क्या हो रहा है, कढ़ाई के अंदर आपने जो भी खिचड़ी में चावल वगैरह रखे हैं उसमें जो पानी डाला है तो वो पानी क्वथनांक कम होने से क्या होता है, जरा सा भी ताप मिलता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। यानी कि खिचड़ी के चावल जो हैं वो आपके पके उससे पहले ही पानी सारा उड़ जाता है। और ज़्यादा गर्म करोगे तो फिर आपकी खिचड़ी जल जाएगी लेकिन पकेगी नहीं, चावल पकेंगे नहीं, है ना। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, प्रेशर कुकर बनाया, जिस कारण हमने क्या किया, देखो जिसके कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबल जाता है और आपका खाना सही से नहीं पकता। इसलिए प्रेशर कुकर बनाया जिसके कारण, प्रेशर कुकर नाम ही प्रेशर कुकर है, वो प्रेशर बढ़ाएगा जिसके कारण क्वथनांक का मान बढ़ेगा, जिससे आपका जो पानी है वो जरा सा ही मतलब गर्म होते ही भाप बन के नहीं उड़ेगा, आपकी खिचड़ी पूरी पकेगी, चावल पकेंगे और आपको खिचड़ी मिल जाएगी, है ना। समझ में आया क्या रोल है? तो ये दो बातें आप ध्यान रखना कि दाब बढ़ने पर गलनांक तो कम होता है और क्वथनांक बढ़ता है। ये भी कन्फ्यूज़न होता है, कई जगह पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।